जी अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू की सीरीज बहुत आगे चल गई है, बल्कि गल वध गई है मुख्तारिया। आजकल चूंकि मैं ट्रेनर्स, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, डेवलपमेंट सेक्टर्स, माइंडफुलनेस टीचर्स, इन सब के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर, खुद भी तो कुछ सीखना है ना। सारी उम्र उठते थे नहीं रहना जितने रहे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मिला। मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में उस्मान गुलजारी साहब से हेलो हाई की, उसके बाद जनाब कमर शराज आए, उसके बाद जनाब मेहताब साहब आए, उसके बाद तहसीन साहब, और आज के जो मेरे गेस्ट हैं, ही इज़ दी अल्टीमेट फुटप्रिंट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू द कन्वर्सेशन, डाइव करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आज की कन्वर्सेशन में यह सीखना है कि ट्रेनिंग और स्पीकिंग में फ़र्क क्या है, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जरूरी क्यों है। भाई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तुझी कहते चंद चला देना है कि दे शुड हायर यू। पे भी बड़ा अच्छा करते हैं इन लोगों को। ये भी मेरे लिए एक नई एस्टेब्लिशमेंट हुई है। पर जब ट्रेनिंग की बात होती है तो ये एक सॉफ्ट स्किल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 20-25 की जो 10 सॉफ्ट स्किल्स निकाली हैं, जो आपकी स्क्रीन में नज़र आ रही हैं, उसमें बहुत सारी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप ओपन टू चेंजेस हैं, ओपन टू सजेशंस हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको रीलोकेट करना पड़े तो आप उस माहौल में आराम से, आसानी से ढल सकते हैं। अगर आप दौरे हाजिर में फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आपकी आर्ट ऑफ एडजस्टेबिलिटी विच इज एक्चुअली सॉफ्ट स्किल टर्निंग आउट टू बी हार्ड स्किल इन द नियर फ्यूचर, तो इसका मतलब कि ग्लोबल विलेज हो गई। इंटरनेट ने तो एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। इसका मतलब कि अगर आप एडजस्ट नहीं हो सकते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। मेरे आज के मेहमान द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले 2016 में मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, नोबडी न्यू मी, और मैं इतना फैसिनेट हुआ कि यार क्या कमाल का स्पीकर। जब इनकी कॉन्वर्सेशन 18 मिनट की टेड टॉक खत्म हुई इस्लामाबाद में, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मी गेव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। और मुझे बाद में जब मैंने इनको लुकअप किया ऑन इंटरनेट तो टर्न आउट के जनाब ये इस बंदे को तो मिलती स्टैंडिंग ओवेशन है। तो मेरी इंस्पिरेशन पब्लिक स्पीकिंग की उमैर जालियावाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू वेरी काइंड। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। एंड आई मस्ट से दिस कि ये गिफ्टेड है इन मैनी मैनी वेज। अल्लाह का बहुत करम है, और जो दाद और जो ये काम मुमकिन हुआ है, आई थिंक इसमें अपना किया हुआ जरा होती है मुशक्कत, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ शामिल होती है फोर्स। आई एम ग्रेटफुल। वंडरफुल। अच्छा उमर भाई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। मैं पिछले दिनों जानबूझ के ट्रेनिंग इंडस्ट्री के गुरु से मिल रहा हूँ, और यू स्टैंड एट फोर फ्रंट ऑफ द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जिक्र आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा, और आप जिस तरह मर्जी अपना एडवोकेट करना चाहते हैं अपने कारोबार का, मैंने देखा आप लोग पूरे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में छाए हुए हैं माशाल्लाह। एक ऐसा नाम जो बोला जाता है, बाय नेम जो है वो मांगा जाता है ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जनाब हमें उमैर जालियावाला चाहिए। मेरी ऑफ टॉपिक डिस्कशंस में कॉर्पोरेट में बात हो तो कहते हैं जी जो बात उमैर करा सकता है वो कोई और नहीं करा सकता, जो एनर्जी उमैर रिवील करता है। आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद समवन एट रूट्स हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, समवन एट रूट्स हु इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। डॉक्टरेट डिग्री मिली अभी उनको, और उन्होंने कहा जनाब के यार जो एनर्जी उमैर की है ना वो कोई भी नहीं ले सकता। टॉकिंग अबाउट फैसल मुश्ताक। सो इसका मतलब कि माशाल्लाह आपकी एनर्जी जो है वो तो पर्सोनाफाइड है। ये किधरों लेके आते हो एनर्जी? बिलीफ अपने काम के अंदर, अपनी बात के अंदर, जो कहने जा रहे हैं उस पे इस हद तक यकीन कि उसके सामने कुछ ना आ सके, वही सच है और वही करना है। जब एक स्पीकर के अंदर अपनी बात, सिर्फ बात सीखी भी ना हो, सिर्फ सुनी भी ना हो, सिर्फ पढ़ी भी ना हो, बल्कि तजुर्बे के साथ मिली भी हो, और अगर उसके साथ हमारा फेथ मिल जाए, अल्लाह का कलाम मिल जाए, उसके नबी की बात मिल जाए जो कि मेरे लिए हमेशा से गाइडेंस रही, तो मैं तो लड़ाई करता हूँ वाकई। जो लोग नहीं हिल रहे होते मैं उन्हें हिलाता हूँ जाके। मैं कहता हूँ हिलो, कहो, स्ट्रेच करो, क्योंकि मुझे इतना कन्विक्शन होता है अपनी बात के अंदर, इतना यकीन होता है उस बात के अंदर उस लम्हे में कि मैं कुछ और नहीं जानता।
तो अगर आप मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखेंगे तो मैं चल रहा हूँ अपने जोन में, चल रहा हूँ अपनी मुझे आप दुनिया में। पर्चियां दें, चीजें दें, रुक जाओ, ये कर लो, क्लाइंट्स कहेंगे ये कहाँ खड़ा हुआ है, इसको उतारो नीचे, ये नन ऑफ दैट। मेरे लिए उस लम्हे वो बात इतनी अहम है और वो सब तक पहुंचाना। अब वो सब में हर तरह के लोग शामिल हैं, उसमें बड़े भरम वाले लोग भी बैठे हुए हैं, टाइट भी बैठे हुए हैं, लूज लोग भी हैं, तालियां देने के लिए तैयार लोग भी हैं, वाह वाह करने वाले लोग भी हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि वो पैगाम सबको हम रिसीव करा सकें। अब सब लोगों में बड़े बैरियर्स होते हैं श्याम भाई, यू विल सी के लोग बातचीत नहीं करते, मुलाकात नहीं करते, विदिन इदारा नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे एनर्जी लगवाते हैं तो वो सब एक आवाज में आ जाते हैं। आप सबको खड़ा करें, सबको हिलाएं। तो मैं इस एनर्जी को यूज करता हूं बैरियर्स ब्रेक करने के लिए, लोगों को वो आहा दिखाने के लिए कि उस फेज में आए जहां एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट कर सकें, क्योंकि लोग फिजिकली आसानी से चेंज करते हैं, फिर वो जज्बात में और सोच पे चेंज करते हैं। सो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। मेरे लिए एनर्जी की जो सोर्सेज हैं वो सबसे पहले तो ये कि अगर लोग मेरे साथ शामिल नहीं है, अगर लोग देख नहीं रहे, तो मैं गुफ्तगू का आगाज नहीं कर सकता। आई एम नॉट वन ऑफ द स्पीकर जो आएगा और बोलना शुरू कर देगा। मेरे लिए पहला चैलेंज ये है कि सारे आ जाएं। अब सारे आने के लिए उनको टीज करना, उनको छेड़ना, वो सलाम का जवाब दे, मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ सलामती भेजो, अच्छे से भेजो, दूसरी मर्तबा कराता हूँ, तीसरी मर्तबा, ताकि जो आदतन चीजें करते हैं उसको कॉन्शियसली करें। मैं आपको कहूँ वालेकुम अस्सलाम, मैं कहूँ वालेकुम अस्सलाम, जब वो वालेकुम अस्सलाम, यू विल फील दैट एनर्जी इन द हॉल, इट्स अमेजिंग। और अगर इस एनर्जी को आप प्ले करना शुरू कर दें, जिस तरह एक मार्शल आर्ट्स में कर रहा होता है बंदा, अपने जिस्म से हॉल में भी आप देख सकें, लोगों को भी मिला सकें, तो आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जो कि ट्रूली लर्निंग माहौल बनेगा। आप कुछ ना भी बोलें, लोग एक दूसरे से सीख के चले जाएंगे, माहौल से सीख के चले जाएंगे। इसका ऑपोजिट जो डेड सेशंस हैं, और बहुत काबिल लोग इस मुल्क में जब गुफ्तगू करते हैं तो कोई एनर्जी नहीं दिखाते। तो जब मैं ऑडियंस में बैठा होता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है, यार ये तो खुद अपने काम के बारे में इतना मायूस है, ये तो खुद इतना सैड है, ये मुझे कह रहा है मैंने जज्बा लगाना है, और ये कह रहा है मैंने जज्बा लगाना है। तो वो जो एक मिसफिट है, मैं चाहता हूँ वो क्रिएट ना हो। सो ये कॉन्शियस एफर्ट भी है, और इसकी सोर्स जो है वो आइडिया पे भी यकीन है, लोगों की इस एनर्जी को निकलवाने पे भी यकीन है, और इसको एज ए लर्निंग प्रोसेस यूज करना ये भी बहुत ज्यादा अहम है। सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड से दैट हेल्प मी बी वेरी वेरी एनर्जेटिक, एंड मेक श्योर कि जहां एनर्जी डिप कर रही है वापस उठा दो, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लोग जाग जाएं, फिर आगे बात को बढ़ाओ। ये तो लीडरशिप क्वालिटी भी है। आपको पता है आपके अंदर एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे कैमरे में पियर होना और मेरे कैमरे का या मेरा स्टेज फ्लाइट खत्म करना, उसमें बहुत सारे लोगों का एक कलीदी किरदार है। उमर रेहान अल्लाह वाला, सबसे पहले मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा, लेकिन कहीं आपका जिक्र करना भी जरूरी है, बिकॉज मेरी आपसे जब पहली मुलाकात हुई आप ही के टेलीविजन प्रोग्राम में, और वहां पे आपने ऑफ कैमरा एक बात की, आपको याद दहानी करा दूं, हमने अभी अपने ऑफ टॉपिक में वो बात की, आपने कहा श्याम भाई आप स्टेज पे आए और बात करें। डू यू रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन? आई डू। You do. So pushing people actually requires a leadership ability. How have you developed all these soft skills जो आप आगे लोगों में जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं? एक तो मेरे वालिद HR के बहुत ही फैन रहे, HR प्रैक्टिशनर रहे, 40 साल उन्होंने HR में सर्व किया, और अभी वो 70 साल के हैं माशाल्लाह, और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी किताबें, मटेरियल्स, चीज़ें लेके वो दिन भर बैठे रहेंगे। मैं जाऊंगा तो कहेंगे मैंने ये निकाला है। सो एक तो 1000 शुक्रिया उनका कि बहुत ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन पे फोकस। ये घर से स्टार्ट हुआ? बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि हम हैदराबाद में थे तो मेरे अब्बा कराची में थे, मल्टीनेशनल में काम करते, तो आपको पता ही ये होता है कि मेरे बच्चे पीछे ना रह जाएं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी ना रह जाए, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सके। तो एक तो उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन आई वुड से। मुझे बहुत खूबसूरत उस्ताद मिले, लोग उस्तादों को कदर नहीं करते इस मुल्क में। नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया। मेरी जो कोचिंग की मैम थी मिस टेरेसा, जो उनकी सिंसियरिटी थी, उन्होंने मुझे किताब पढ़ के समझना सिखाया, फिर अपना जवाब तहरीर करना सिखाया। तो मैं तड़ 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 एग्जाम में कभी मेरा हाथ नहीं रुकता था, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई ट्यूशन मैम।
सो आई वुड से दैट वेरी वेरी स्कूल डेज की बात कर रहे हैं ये आप? स्कूल डेज की अच्छा, बात अच्छा, कर रहा हूं। अच्छा। फिर जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज तो ऐसे ही है, याशी में गुजरता है हमारे यहाँ पे। कॉलेज इज लाइक अ सबका ही गुजरता ब्रेक। 10 साल की मेहनत के बाद बंदा कॉलेज में कहता है कि अब मेरी मूछें मेरी जिंदगी, Right, I'm the man. 2 years of that, but then यूनिवर्सिटी में शाम भाई आई वाज एट स्कूल ऑफ लीडरशिप, जो कि ट्रेनिंग का इदारा था, नौजवानों के लिए था। उसका मकसद ही ये था कि कोई मशीन चलाना नहीं सिखाना, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं सिखानी, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, वो लोग सिखाते रहते हैं। हमने किरदार पे काम करना है और हमने उस सॉफ्ट पे काम करना है जो कि उसी टाइम में हार्ड बन चुका था। हार्ड सॉफ्ट बन चुका है और सॉफ्ट हार्ड बन चुका है। ये 1980 की बात है। हमने बहुत देर रिकग्नाइज की, लेकिन ये इदारा 2004 के अंदर ये पैगाम लिए बैठा था। मैं इस इदारे का हिस्सा बना, इसमें काम करते हुए बेशुमार स्किल्स प्रैक्टिस करने का मौका मिला और उन पे मजीद सिखाने का मौका मिला। जब आप कोई चीज़ सिखाते हैं तो आप उसको खुद बहुत अच्छे से जानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप इतने सवालात फेस करते हैं, लोग आपको कहते हैं ये नहीं चला वो नहीं चला। सो आप समझें जो ख्यालात की जो महफिल होती है ना, इसको लोग ठा मार देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं इसी काम में था, तो देखी। जब एक्सपीरियंस किया तो इसकी कामयाबी बहुत देखी। मैंने पाकिस्तानी नौजवानों को जो टेक्निकली चीज़ें नहीं जानते थे, डिग्रियां नहीं रखते थे, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स पे उनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया, अपना पैगाम देना शुरू हो गए, प्लानिंग करना शुरू हो गए। 5 लोग साथ हैं तो उसके अंदर एक सेंस है, किसी एक को लीडर बनाना है, एज ए टीम एक दूसरे के साथ कैसे परफॉर्म करना है। सिर्फ ये गुर आप दे दें लोगों को और आप देखेंगे कि उनका काम तब्दील हो जाता है, उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। सो आई सॉ लॉट ऑफ सक्सेस इन दिस। एंड ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आई थिंक अगर इसको करिकुलम का हिस्सा ही बनाया जाए फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जो मॉडर्न स्कूल्स करते हैं, तभी आपको बाय द टाइम पीपल ग्रेजुएट तो वो ऐसे नजर आते हैं कि दे कैन फिट इनटू एनी एनवायरनमेंट एंड कैन वर्क इन दैट। So for me, that was the seeing it, teaching it, living it, seeing objections of it, hiring people on it and getting people to perform, all of that was magical. So मुझे तो इतना ईमान बन गया सॉफ्ट के अंदर कि मैं बहुत सारे इदारों को कहता हूँ कि आप टेक्निकल लोगों को दे दें और उनको सिर्फ साथ विल पे काम करा दें, वो खुद ही कर लेंगे उसको। कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस चीज़ का एक ही जवाब हो और वो लिखा हुआ हो, वीडियो में मौजूद हो, वो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्ट में बहुत सारे जवाबात हैं। शाम मुख्तलिफ इंसान है, उमेर मुख्तलिफ इंसान है, इस पे असल काम की ज़रूरत है। सो दैट हैज़ बिन द फोटे, दैट हैज़ बिन द फोकस, एंड आई वुड से दैट इज़ व्हाट वी नीड एज अ कंट्री। राइट। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट योर ट्रेनिंग जर्नी प्रोफेशनल लाइफ में। कैसे ज़हन में आया कि हाँ मेरे अंदर एक अमेजिंग स्पीकिंग एबिलिटी है, एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट हेयर कि वाकई बहुत अमेजिंग स्पीकिंग एबिलिटी है। अभी भी हमने कैमरे में देखा, ना कैमरा शाय हैं आप, ना आपके अंदर स्टेज फ्राइट है। सो ये जो एबिलिटी आपने डेवलप की, ये कैसे हुई कि मैं हाँ चलो ट्रेनिंग करनी? स्टेज फ्राइट, कैमरा फ्राइट तो आपको अगर नजर नहीं आ रही तो मैं दिखाना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा 13 साल बोलने के बाद बड़े बड़े मजमुओं के साथ कि थोड़ा सा दिल धड़कता है और उस मोमेंट को फील किया करें। नॉर्मल है ये खौफ आपके लिए अच्छी चीज़ है। इंसान को खौफ ना हो तो आपको पता है इंसान क्या कर सकता। सही बात है। सो इस खौफ को ऑनर करें, लेकिन इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको नर्वसनेस में डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी कमज़ोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप इस तक पहुंच सकते हैं? किसी भी चीज़ में महारत जो है ना, वो 4 मेरे उस्ताद ने सिखाया था, बहुत ही खूबसूरत लर्निंग स्टेजेस इन्हें हम कहते हैं। कि एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, गफलत, मुझे पता ही नहीं कि मुझे नहीं पता। राइट? अभी किसी ऐसे शख्स के सामने कैमरा रखें जो कभी कैमरे पे नहीं आया, तो वो गफलत में होगा, वो बहुत सारी चीजें गलत कर रहा होगा, उसको पता भी नहीं होगा। आप उसको आगाही पे ले आए, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे, तो गफलत से बेदारी तक का सफर। और बहुत सारी ट्रेनिंग असल में यही करती है कि लोगों को आगाही देती है। उसके बाद जो स्टेज है वो है अनाड़ीपन का। आपने भी अनाड़ीपन किया, मैंने भी बड़ा अनाड़ीपन किया। हमारा अनाड़ीपन कैमरे के सामने नहीं है, हमारे सोशल पे नहीं। शुक्र है जमाने में, मेरे वक्त तो मैं कहता हूं शुक्र है सोशल मीडिया नहीं था। एग्जैक्टली। और मैं भी शुक्र अदा करता हूँ मैनी टाइम्स कि मैंने जो भंड मारे होंगे और जो हरकतें की होंगी और जो नहीं चली होंगी और जो लोग तपे होंगे, कोई नहीं जानता। शुक्र है। मैं जानता हूँ, वो लोग जानते हैं, मैंने भी हाथ माफी मांग ली होगी, लेकिन वो अनाड़ीपन जरूरी है खिलाड़ी बनने से पहले, सीखने के लिए। आप खिलाड़ी नहीं बन सकते बगैर अनाड़ी। अनाड़ीपन इज नेट प्रैक्टिस, अनाड़ीपन इज गेटिंग आउट एवरी डे एंड पुटिंग दैट स्किल। इतना कर लो कि तुम्हारे अंदर रच बस जाए, इंटरनलाइज हो जाए।
कोहली अब सोच के नहीं खेल रहा होता उसको सोच के पैर नहीं बढ़ाना पड़ता, वो इसके अंदर रच बस गया है। और अल्लाह ने हमारा दिमाग ऐसे बनाया कि इसका एक हिस्सा कंप्यूटर है, उसमें जो फीड करते जाएं, जो ऑटोमेट करता जाए, वो उस लम्हे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी हिशाम इस लम्हे बैठते हुए सिर्फ बातें भी सुन सकते हैं मेरी, इस लम्हे बैठे हुए बातों के साथ मेरा जिस्म भी देख सकते हैं। देखें ज़रा, और पूरा देखें, और इस लम्हे आप मेरी एनर्जी भी फील कर सकते हैं, और इस लम्हे आप मेरे अगले अल्फाज भी डिपेक्ट कर सकते। अमेजिंग, राइट? राइट। तो ये जो गफलत बेदारी अनाड़ी खिलाड़ी है, ये हर चीज़ पे अप्लाई करता है। और ये जो मैंने आपको मिसाल दी है, कम्युनिकेशन की मिसाल है, इसको अब आप स्टेज पे ले आएं या इसको कैमरे के सामने ले जाएं। गफलत में होंगे, कोई नहीं, किसी से जानकारी करें, एक वीडियो बनाएं, आपको 10 लोग जलील करेंगे ना, वो 10 लोग बता रहे हैं आपको अगली वीडियो में क्या नहीं करना चाहिए। अब अनाड़ी बने, और अनाड़ी बनने में भरम रखें। अनाड़ीपन भी अच्छी चीज होती है, आप सीख रहे हैं, आप हर किसी के पास जा सकते हैं, आप कुछ भी आजमा सकते हैं। खिलाड़ी के ऊपर तो प्रेशर आ जाता है। अब जिस तरह मैं खिलाड़ी हूं अपनी इंडस्ट्री का, तो हर ट्रेनिंग में प्रेशर, आपने कहा दाद खत्म नहीं होती, तो अब मुझे उस दाद पे डिलीवर करना पड़ता है मैनी टाइम्स। अनाड़ीपन में तो हम क्या कुछ करते थे, मैं अपनी उस्ताद के साथ कहाँ कहाँ जाता था, हम एज यंग ट्रेनर्स जाते थे एक दूसरे को सपोर्ट करके, अच्छा तू क्या बात करेगा, अच्छा मैंने ये नहीं करनी, तू ये करे, ये बात कर रहे होते थे, राइट? लेकिन वो बात किसी के सामने नहीं आती। सो मैं सबको इनकरेज करूंगा कि जरूर अनाड़ीपन की स्टेज में बेशुमार चीजें ट्राई करें, ना घबराएं, गिरें गिरें गिरें, इतना गिर जाएं कि कोई गिरना आपको मुश्किल ना लगे, इतना सुन लें, इतनी बेइज्जती करा लें कि आप उससे बियॉन्ड चले जाएं। अब आप खिलाड़ीपन वाले मोड पे आ जाएंगे, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इसमें मुशक्कत है, इसमें एक्सेप्टेंस है, इसमें अपने लेवल के ऊपर राइज करना है मुसलसल। और एक आखिरी बात कि समटाइम्स व्हाट वी मिस आउट ऑन इज हैविंग गुड टीचर्स, इज हैविंग मेंटोर्स अराउंड अस। और आज की दुनिया में बहुत है, जिस तरह फ्रीलांसर्स की दुनिया में बहुत है कि अगर आपका कोई उस्ताद नजर नहीं आता ना, एक आप अकेले चल रहे हैं, तो आई थिंक वो जरा डेंजरस बात होता है टू ट्रेड। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समबडी जिसने वो सब कुछ देखा हुआ रजो। हाँ, और उससे आप बात करते हैं ना, तो वो आपकी बड़ी बड़ी कामयाबियों को साइड पे भी लगा देता है और कहता है एक ऐसी इक्वेशन में आपको डाल देता है कि आप दिमाग पे पागल नहीं होते, हम्बल रहते हैं और लगे रहते हैं। सो आई वुड से कि दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। और ये स्टेजेस जरूर याद रखें कि ये खिलाड़ीपन जो नजर आता है, इसके पीछे अनाड़ीपन जरूर है। अच्छा जी सर, आपने पढ़ा दिया, सिखा दिया, ट्रेन कर दिया, इस सारी इंडस्ट्री में आप खुद कितना ग्रो किए हैं एज अ ट्रेनर? क्योंकि एक तो अनलीशिंग पॉइंट आता है वेयर यू फील के ड्राइव खत्म हो गई है, या आई एम पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, आई एम रनिंग आउट ऑफ कंटेंट। कहीं ना कहीं तो आप भी किताब पढ़ के जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप भी किसी का देखा दिखाया ट्रेन कर रहे होंगे। तो मुझे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए, फिर मैं पूछूंगा कि आप एक्चुअली प्रेपरेशन क्या करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए? एक तो देखें, ट्रेनर्स कुछ हैं जो कि 2-3 कोर्सेज कराते हैं, 2-3 स्किल्स कराते हैं और उसकी डेप्थ में चले जाते हैं। उन ट्रेनर्स को तो तहकीक करनी चाहिए, उसके गिर्द वो लोकल एक्सपीरियंसेस जो कि अवेलेबल नहीं है किताबों के अंदर, वो उसको नरेट कर पाते हैं, राइट? तो ये बहुत अच्छा कंटेंट बनता है। लेकिन मेरा काम क्योंकि डिवाइडेड रहा है, उसमें ट्रेनिंग भी है, उसमें स्पीकिंग भी है, उसमें फैसिलिटेशन भी है, और कोई 700 क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया है, तो हर क्लाइंट स्ट्रैटेजी लिए बैठा होता है। जब मैं बड़े इदारों की कॉन्फ्रेंस कराता हूँ तो मुझे उस पूरे इदारे की स्ट्रैटेजी मैप दिमाग में समझ आता है कि अच्छा इनका मार्केटिंग क्या कर रहा है, इनकी प्रोडक्शन क्या कर रही है, इनकी सेल्स उसको कैसे ऑनर करेगी, मैंने कितने इदारों के साथ ये काम किया होगा। इसी तरीके से जब मैं एक डेवलपमेंट इदारे के साथ काम करता हूँ तो मुझे एक बड़े SDGs डेवलपमेंट गोल्स में से एक गोल पे फोकस कराते हैं, फिर उसके वो तरीकों पे हमें एजुकेट करते हैं, तभी तो हम उस पर आगे काम कर पाते हैं। सो लर्निंग की इंडस्ट्री में तो लर्निंग रुकती नहीं है, और अगर लर्निंग रुक जाए तो आप एक्सपायर हो जाते हैं, आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं। सो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा ओवरलोड रहा है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए रही हैं कि मैं उस पर डिलीवर नहीं कर पाया। मैं सॉरी, माजरत कता कलामी, इसका मतलब मैं ये एस्टैब्लिश कर सकता हूँ कि उमैर जालियावाला इज़ वेरी वेल रेड? बिल्कुल, मैंने बहुत किताबें अपने सब्जेक्ट से लेके जो मेरे और शौक हैं उन सबको मैंने तो मुताल्ला किया, और मुसलसल मुताल्ला जारी रहता है। वैग नंबर मैं पूछूं कितनी किताबें पढ़ी होंगी? जस्ट मुझे अब तो काउंट नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिफोर आई बिकेम अ वेरी पॉपुलर ट्रेनर, मैं इंटरमीडिएट में किताबें पढ़ता था जब हम पॉइंट में कॉलेज जा रहे होते थे DHA।
45-50 मिनट का सफ़र था, मैं किताब पढ़ता, वाहिद स्टूडेंट था जो कि आउट ऑफ करिकुलम किताब पूरे 2 साल पढ़ता, राइट, बिकॉज आई यूज टू लव रीडिंग सो मच। उस वक्त की काउंट कोई 400 किताबें थी। ओह, दिस वाज इन 2008 और 9। 1000 प्लस होगी अब मैं तक। स्टॉप द काउंट। अब मुझे आज के दौर में मैं ये कहना चाहूँगा कि किताबों की गिनती छोड़ें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने फेसबुक पे लगाते हैं मैंने 500 किताबें पढ़ ली, और उनको देखें तो एक नज़र नहीं आती, उनसे बात करें तो एक सुनाई नहीं देती, और सिर्फ जो वो जानते हैं वो उसी ऑथर की कहानी और उसी ऑथर का टूल। सो क्या फ़ायदा है इतनी सारी चीज़ें पढ़ने का। सो मेरा आपको सिंसियर मशवरा आज के दौर में ये है कि आप 5 किताबें पढ़ लें साल की, वो किताबें जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करें, जिनको आप वक्त दें, जिन पे आप गौर व फिक्र करें। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, एक किताब है जिम कॉलिंस की 3 किताबें, मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ उनसे उस वक्त में, बहुत बिजनेस एजुकेशन ली। उस किताब की मैंने पहली लाइन जब पढ़ी तो उसमें था मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ग्रेट, मोस्ट इंडिविजुअल्स आर नॉट ग्रेट, मोस्ट कंट्रीज आर नॉट ग्रेट बिकॉज दे आर गुड। अब इस पे पॉज लगाएं, आगे वाली बातों को छोड़ें, आपके पास तजुर्बात भरे हुए हैं। आप इस बात को अगर सोचें तो आप कहेंगे अच्छा ज़्यादातर ये बंदा ग्रेट नहीं है यार, क्यों? क्योंकि ये गुड है। गुड इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट। जब आप गुड होते हैं तो आपको लगता है बस हो गया बहुत। मैं इस पॉइंट पे रोक के 100 मिसालें हमारे कल्चर से निकाल सकता हूँ कि ये चाय वाला भी आगे नहीं बढ़ा, वो बन कबाब वाला भी आगे नहीं बढ़ा, वो उस्ताद भी आगे नहीं बढ़ा, वो स्कूल भी आगे नहीं बढ़ा, ये सब गुण हैं, ये सब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। इन्होंने पॉज लगा दिया। सो किताबों को ऐसे पढ़ें। जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो वो किताबी बातें नहीं रहेंगी। यही कहते हैं ना लोग, किताबी बातें। वो किताब सामने नजर आएगी, हरकतों में नजर आएगी, लोगों में नजर आएगी, और जब आप उसको देख सकेंगे तो आपको पता होगा कि आपने क्या करना है। That's when it is really really powerful। आखिर में ये कि जो बिजनेस वाले लोग हैं, आई थिंक अब जितनी किताबें आती हैं और जितना मुसलसल आसान हो गया ये काम, तो बेशुमार ऐसी किताबें आती हैं जो कि रिपीट होती हैं, किसी और की कही हुई बात, 5 किताबों की बात निकल के एक किताब में। सो बहुत सारे माइक्रो ऐसे ब्लॉग्स मौजूद हैं, मीडियम टाइप चैनल्स मौजूद हैं, जिन पे आपको बहुत लेटेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत शॉर्ट रीडिंग के अंदर। आप वो पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपके पास अपनी सिचुएशन का वैसे ही होता है, और आप नई लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं। सो किताबों की गिनती से बाहर है, किताबों को अपनाने वाले बने, जो पढ़ रहे हैं उस पर सोचें, गौर व फिक्र करें, सवालात बनाएं। मैंने लोगों की किताबें देखी, उस पर एक निशान नहीं होता यार। पूरी किताब पढ़ के 2 सवाल आपके दिमाग में नहीं आए तो क्या फ़ायदा ऐसी डेवलपमेंट का। सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट। मैंने बहुत सारी किताबें जो पहले पढ़ी थी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने ट्रेनिंग कराना शुरू की तो खुद से बातें आती थी, कहीं की कोई मिसाल मुमताज़ मुफ्ती की निकल के आके ठक, मैं सोचता भी नहीं था वो। ये फ़ायदा है पढ़ने का, उन चीज़ों को बसा लेने का, कि जब आपका मुंह खुलता है उसकी सोर्स यही है ना, यही ट्रैश। अब ये ट्रैश प्रेजेंट की भी बकवास पे चल सकता है, मीडिया के भी नैरेटिव पे चल सकता है। हर किताब आपको एक टेम्पलेट देती है दुनिया को देखने का, राइट, और उस टेम्पलेट के बगैर आप लॉस्ट होते हैं। आप खुद से फिगर आउट कर रहे होते हैं। अल्लाह ने भी एक टेम्पलेट हमारे लिए छोड़ा हुआ है, राइट। और अगर आप कुरान से स्टार्ट करें लेट से, तो आपको ये पूरी दुनिया को देखने का एक नज़रिया आपका तब्दील हो जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें जिस पे लोग लुड्डियाँ लगा रहे हैं, आप लुड्डियाँ लगाना बंद कर देंगे, आप गौर में चले जाएंगे। तो मैं एक बहुत डाउन टाइम से गुजरा, तो मैंने एक किताब पढ़ी, द डार्क नाइट्स ऑफ द वॉरियर, और उसमें था कि डार्क नाइट जो है ना वो बहुत खूबसूरत अमल होता है जब आप दुनिया से कट जाते हैं, जब आप अपनी दिमाग में फंस जाते हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। तो मैं वो किताब पढ़ता था और मुझे अपना आप नज़र आता था उस किताब में, और वो किताब मेरा गाइडेंस टेम्पलेट बन गई कि मैंने इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। उस किताब में मुझे एक्सेप्टेंस मिली कि मैं जो फील कर रहा था उसकी कोई ना कोई रूप थी। मुझे समझ आना शुरू हुआ कि मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में सवालात बनने शुरू हो गए, अच्छा क्या मैंने ऐसे तो नहीं किया, क्या मैंने वैसे तो नहीं किया। सो किताब ये ताकत रखती है, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है अगर आप उसको रिलेट कर सकें अपनी ज़िंदगी के साथ। यहाँ एक और बात अहम है कि हर किताब हर किसी के लिए नहीं होती, हर ऑथर हर किसी के लिए नहीं होता। ये जो पाकिस्तान ने 50 किताबें लिख के और सबने पढ़ना शुरू कर दी हैं, जिसकी पहली एल्केमिस्ट है और कहीं ना seven habits of highly effective people, 48 laws of power, monk who sold his Ferrari, rich dad, poor dad. Sometimes you will find somebody जो कि कहेगा मुझे नहीं समझ आती 7 हैबिट्स भाई, उसको किसी और अंदाज में समझने की जरूरत है।
तो मैंने तो जो किताबें पढ़ी उसमें अशफाक अहमद थे, बानू कुदसिया थी, मुमताज़ मुफ्ती थे, वासिफ अली वासिफ थे। यंग एज में जब ट्रेनर नहीं थे और समझ रहे थे ज़िंदगी फेथ को, तो इस तरह की किताबें पढ़ते थे। तो बहुत ज़्यादा वो ऑथर पकड़ लेते थे। ज़रूरी नहीं आपको हर ऑथर ऐसे पकड़े। सो मैं लोगों को कहता हूँ कि किताब लेने भी जाओ तो जाके ज़रा पढ़ो, अगर तुम्हें पकड़ती है ना, पकड़े रखे तो उसको पढ़ना, वरना कोई और उठा लो, तुम्हारे लिए कुछ और इस वक्त के लिए अहम है। हो सकता है ज़िंदगी में इस वक्त आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो ही ना, इसीलिए वो आपको अपील नहीं कर रही। उमर, मैंने आपकी कन्वर्सेशन से एक बात पिक की, और अगर इजाज़त हो तो मैं वो सवाल पूछूं। आपने कहा जी मेरा डाउन टाइम था तो आई हैड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन सर्टेन थिंग्स एंड आई हैड टू रीडिस्कवर माई सेल्फ। तो आपने एक किताब पढ़ी, एक मोटिवेशन स्पीकर जो क्राउड को मूव करता है लिटरली। मैंने या तो सिंगर्स को देखा है, जुनैद जमशेद का कंसर्ट, स्ट्रिंग्स का कंसर्ट, आवाज का कंसर्ट, कि लोग मूव करते थे, आतिफ असलम, या मैंने उमर जारिया वालों को देखा जिसने लोगों को मूव किया। उसकी भी जिंदगी में डाउन टाइम आ सकता है। अगर ना आए तो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी दिन और रात, खुशी और गम, दोनों कॉइन की दोनों तरफ जब मिलाते हैं तो ज़िंदगी बनती है। हम चाहते हैं वो एक तरफ रहे और ये हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए। ये ईमान का तकाजा है कि आप उसको फ्लिप करके हेड पे लेकर आते रहें। जो भी सिचुएशन है उसको फ्लिप करें। रब ने कहा है हर मुश्किल के साथ आसानी, लेकिन उसने कहा है मुश्किलें हैं, उसने कहा है चैलेंजेस हैं, उसने कहा है तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान बनेंगे। क्या मुराद है इन तमाम बातों से? सो डाउन टाइम, आई बिलीव, किसी भी स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में, किसी भी परफॉर्मर की ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, दुनिया ने इस वक्त डाउन टाइम देखा है कोविड की सूरत में। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। लग पता गया राइट कि क्या चीज़ मैटर करती है, क्या चीज़ मैटर नहीं करती। सो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं अपने घर की चीज़ें देखता हूँ, मैं बहुत सारे दर्द महसूस करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से। मैं भी लीडर्स में उम्मीद लगाता हूँ, मेरी भी उम्मीदें टूटती हैं, मैं भी प्लान करता हूँ, नहीं होता, और जब नहीं होता तो मैं भी डाउन टाइम में जाता हूँ। लेकिन मैं उस डाउन टाइम को अपनी अल्टीमेट नहीं मानता, मैं उस डाउन टाइम को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं इसमें नहीं होता और इसमें होता हूँ तो मैं वो चीज़ें देख पाता हूँ जो आप जोश में नहीं देख पाते, जोश और होश। सो आई वुड इनकरेज कि ये जो माइंडसेट हमारे यहाँ चल पड़ा है कि हर वक्त आपने अपबीट रहना है और गम आई ना, डाउन टाइम आई ना, ये बिल्कुल सैड माइंडसेट है, ये अनहेल्दी माइंडसेट है और ये आपको ग्रो करने से रोकता है। दूसरी बात, जो मेरा डाउन टाइम था उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि मैं 10 साल बहुत स्पीड में चला हूँ। आप देखें तो 2008 से 2018 मैंने सालाना महाना कोई 15-20 दिन करता था, यानी 7-8 लोकेशंस पे जा के ट्रेनिंग्स करता था। ये प्री कोविड टाइम है राइट। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इस टाइम में कितनी ज़्यादा दौड़ लगाई है, कितनी फ्लाइटें, कितने बस ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स, ऑडियंसेस, ऑडिटोरियम्स, सेशंस। मुझे लगा मैं बहुत ज़्यादा भाग रहा था। मुझे लगा कि मैं वो चीज़ें नहीं सोच रहा था जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए था। तो दुनिया तो दाद दे रही थी, लेकिन अगर आपने मेरे हालात जानने और मेरी ज़िंदगी जाननी है तो मेरी बीवी भी बता सकती है, मेरे माँ बाप भी बता सकते हैं, मेरे दोस्त यार भी बता सकते हैं। मेरी उस पर तवज्जो नहीं थी, और मैंने ये सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि जो करना है ज़िंदगी में तो सबसे पहले अपना ख्याल, अपने ऊपर तवज्जो। आप हैं तो सब कुछ है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, राइट। सो दैट्स व्हाट रियली गॉट मी कि यार इतनी दाद, इतनी तारीफ रोज़ाना, इतनी चीज़ें सुनने के बावजूद ये अंदर क्या वॉइड है। और अंदर ये वॉइड था कि मैं अपनी आवाज़ नहीं सुन रहा था, मैं जो बन रहा था मैं उसको ऑनर नहीं कर रहा था। मैं तो दाद पे चल रहा था, मैं तो वो कर रहा था जो दुनिया मुझे बुला के कह रही थी, मैं ये कर, वो कर, ऑलवेज दैट। और ज़रूर हो, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को पहचाने, अपने ऊपर तवज्जो दें। और मुझे बहुत सारे लोग कहते भी थे, मैं नहीं सुनता था, ये कहते थे जिस दिन ये ट्रेन रुकेगी ना जाविया वाला, उस दिन तू गम में जाएगा। सो आई थिंक कोरोना ने वो ट्रेन रोकी, और वो डाउन टाइम में इसीलिए खुद नहीं रोकी, हालात और कोरोना आउटर सर्कमस्टांसेस ने रोकी। या इन आवर केस, इन द ट्रेनर्स केस, इट वाज द आउटर सर्कमस्टांसेस। बट दैट इज हाउ एवरीबॉडी मस्ट हैव सफर्ड, जो भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको कितने लोग प्रोसेस करते हैं उससे, और सारे इंसानों ने सफ़र किया है। इस वक्त हम एक मैस, आप कह सकते हैं एक मैस हिस्टेरिया में
हम सब क्राइसिस से गुजरे, हम सब ज़ाहिर है। सर्वाइवल फेस किए हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो कि इसको ऑनर कर रहे हैं, इसमें जो सीखा है, जो सवालात आपके दिमाग में बने थे कोरोना के दरमियान, हो सकता है अब काम शुरू हो गया तो वो सवालात वहीं रह गए ना। मैं नहीं रहने देना चाहता, मैं उनको पकड़ के प्रोसेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगले डिप में वही सवाल आएंगे जब तक मैंने जवाब नहीं दिया उन सवालों का, वही सवाल बार बार आते रहते हैं। आप इस मुल्क की हकीकत जानते हैं ना, कोई सवाल तब्दील नहीं होता। क्यों नहीं तब्दील होता? क्योंकि हम फेस नहीं करते। I will see the same problems in my life if I don't address them. So therefore I believe in downtime. And now I tell people that if you're going through something, तो सिर्फ साइकोलॉजी लगा के इसको कोप नहीं करो, इसको पॉजिटिव नहीं बना दो, इस पर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी लगा के ये भी सवाल पूछो कि मेरी सोल मुझसे क्या कह रही है यार, इनर मेरा रिफ्लेक्शन। अंदर क्या कह रहा है। हो सकता है मैं झूठ जी रहा हूँ, हो सकता है मैंने मान ली हूँ बहुत सारी चीजें जिन पे मेरा इख्तलाफ हो। सो आई लर्न ऑल ऑफ दैट ड्यूरिंग दिस। मेरे लिए तो बहुत बड़ी So what is your go-to Blessing. strategy to overcome this downtime? Of course you will get out of this. तो go-to strategy क्या है ताकि अगले भी सीखें? ऑलवेज डाउन टाइम, अप डाउन। एक तो जब आपको दाद भी मिले तो ऊपर एट्रीब्यूट कर दो। क्या बात है। और डाउन टाइम भी आए तो उसी से क्या हेल्प बात मांगे ना, सवाल पूछे। उसने कहा है कि दुआ करो कि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। वही सीईओ से मैंने आज किसी तकरीर में कभी नहीं सुना रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा कर। वो एल&डी की महफिल लगाते हैं लेकिन उनका ईमान नहीं होता इस बात पे। सो मुझे ये ईमान बहुत तकवीत देता है। मैं अकेला खड़ा रह सकता हूँ, मैं महीनों गुजार सकता हूँ, मैं पहाड़ चढ़ सकता हूँ अकेले। मैंने बेशुमार एडवेंचर्स अपनी इंडस्ट्री में ऐसे किए जो सिर्फ मैंने किए। उनकी जलालत भी मैंने ही सही है, उनकी तारीफें भी मैंने ही सही हैं। तो आई थिंक ये जो आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है ना, वो बहुत आपको गाइड करती है इस टाइम में। सो मेरे लिए जो गो टू पॉइंट था वो अल्लाह की किताब थी। और मैंने पहली मर्तबा, मैं कहूँगा कि इतना तफसील से मुताला शुरू किया तर्जुमे के साथ। तर्जुमा तो मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था और मैं बहुत तर्जुमे पढ़ता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त में मैंने अपने आप को अलाउ किया कि मैं पाकिस्तानी उल्मा से बाहर देख सकूँ। सर्टन लोग ज़ाहिर इंटरप्रेट करते हैं अल्लाह के पैगाम को। तो इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है ना, इस्लाम तो टर्की में भी है, इस्लाम तो मलेशिया में भी है, इस्लाम तो बहुत सारे और मुल्कों में भी है। वहाँ पे भी है जहाँ पे इस्लामी हुकूमतें नहीं होती, और वहाँ पे भी बड़े स्कॉलर्स हैं। और मुझे जब उस जाविये से मैंने वही टेक्स्ट पढ़ा तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की सख्तियाँ थी, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के एम्फेसिस थे। अल्लाह का कलाम है, उसमें बहुत पैगाम आते हैं हमारे लिए। और जो मुझे तकवीत मिली इस टाइम में उन पैगामात से, वो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यार ऑल ऑफ दिस जो हो रहा है, जो आप फेस कर रहे हैं, एक तो उसके आगे सर झुका देना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। आप बड़े चीते हैं ना, हिशाम सरवर एज अ बिग फॉलोइंग, हिशाम ने सर झुकाना है, सजदे में जाना है। यहाँ रखते थे ताज, इसको सजदे में डाला था। औलाद को दूर भगाते थे, नबी कंधे पे बिठाते थे। राइट। सो एक तो ये ह्यूमिलिटी बहुत बड़ी फाइन थी कि कहीं दिमाग में ये आना शुरू हो गया था कि यार मैं कर लूँगा, क्या टेंशन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके अंदर रब शामिल हो गया। सो आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल। दूसरा मेरे लिए गो टू पॉइंट हमेशा मैं रेकमेंड करता हूँ कि और लोगों से बात करें। अपने दोस्तों से नहीं, दोस्त तो आपकी फीलिंग समझ लेते हैं ना, कहते चल यार कोई नहीं, और हो जाता है, ये हो जाता है। उससे बात करें जो कि वसअत रखता है, नज़र रखता है, जिसने बहुत कुछ हासिल किया हो, बहुत कुछ खोया हो, बहुत सीनियर लेवल पे होता है ना, कहते हैं बाबे हैं, पुरानी बातें करते हैं। नहीं, गोल्डन बातें करते हैं। उनकी बातों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट हो रहा होता है जो हम यंग लोग नहीं पहचान रहे होते। मैंने सालों साल नौजवानों को ऐसी चीज़ों पे नाचते हुए देखा जिसमें हमारे उस्ताद कहते तो छोड़ो ये साइड पे का। हमें बाद में समझ आया। सो नंबर 2 गो टू पॉइंट वाज, मेरे कुछ उस्ताद हैं, मैं उनके पास गया और उन उस्तादों ने मुझे किताबें भेजी है जवाबों में। ये डार्क नाइट्स मुझे मेरे एक उस्ताद हैं इरफान मुस्तफ़ा दुबई में, उन्होंने भेजी। ही इज़ माई मेंटर, आई स्पोक टू हिम एंड ही गेव मी दिस बुक। सो ये दूसरा गो टू पॉइंट। और तीसरा जो गो टू पॉइंट है जब भी आप क्राइसिस में हो, वो इज दिस एबिलिटी टू गेट आउट ऑफ योर ओन माइंड। क्योंकि आप दिमाग में फंसे होते हैं ना, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, उसने ये किया, उसने ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, क्या हुआ है, बायोकेमिस्ट्री चेंज हो रही है, क्या हुआ है, फोकस चेंज हो एक सांस में
सारी बकवास रोक दी, फोकस चेंज हो स्माइल करें एंड यू विल सी दैट द वर्ल्ड हैज ब्राइटन्ड अप। सो ये जो अमेजिंग एबिलिटी है ना कि दीवारें, इमारतें गिर रही हों और आप अल्लाह अकबर टू दैट, एंड यू कैन टेक इट इन एंड you can see your own mind and then you can choose what you want to focus on and you grow that. I think that is powerful, क्योंकि प्रॉब्लम हमें सर्वाइवल मोड में लेके जाती है। सर्वाइवल मोड में दुनिया बड़ी तंग हो जाती है, स्ट्रैटेजीज होती हैं लड़ाई करो, स्ट्रैटेजीज होती हैं भाग जाओ, खुदकुशी कर लो, मर जाओ, ख़त्म कर दो, स्ट्रैटेजी होती है हाय मेरे साथ ये क्या हो गया। जब आप सांस लगाते हैं और ये तमाम सोचों को देखते हैं अपने अशरफ मोड से, यानी सर्वाइवल मोड से नहीं, तो बहुत ही मुख्तलिफ दुनिया नज़र आती है। इट सीम्स वेरी सिंपल देन। फिर आप अगर आप अपने दिमाग से निकल सके ना ईशान भाई इस वक्त, तो आप हंस पड़ेंगे। ब्रिलियंट, अमेजिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कैसे आप हंस रहे हैं, क्यों आप हंस रहे हैं? अब आप दूर होके उस घन चक्कर को देख सकें, फिर उसमें वापस जाएं। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी से ये कोप तीसरा करेंगे। तरीका जो मैंने इस टाइम में इस्तेमाल किया, अल्लाह, उस्ताद और अपना जिस्म। और जिस्म पे तो आजकल मैं बहुत बातें भी करता हूँ। मैंने पोस्ट देखी कराची से निकलने से पहले कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म सर, टूल्स की बात करते हैं जी। इंसान किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, चलो आपने तीन बड़े अच्छे गो टू टूल्स दिए। एक आपने कहा अल्लाह, दिमाग और जिस्म, ठीक है ना, दिल और क्या। अब मुझे टूल्स के बारे में बात करनी। जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है लेकिन कोहेरेंस नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर ब्रिलियंट टीम प्लेयर्स, लॉट ऑफ सिनर्जी इन देयर, बट फाइनेंशियल डेप है, दे आर अनएबल टू कोप अप विद द सेल्स स्ट्रीम। व्हाट आर योर गो टू टूल्स? दोनों सर्कमस्टेंसेस में आप उनके साथ क्या करते हैं और उनको उस डिस्पेयर स्टेट से, दोनों केस में तो इवेंचुअली टूटना ही है, पैसा नहीं आ रहा या टीम सही नहीं है, टूटना ही है, आप उसको कैसे निकालते हैं? अब ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो अब जब क्लाइंट आपको ऐसे मसले के लिए कॉल करता है ना, तो उसने उसके हल भी बनाए हुए होते हैं। उनके स्ट्रेटेजिक गेम प्लान में सॉल्यूशंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ओडी पे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे, यानी हमारा इदारा जब यहाँ पहुँचेगा तो कैसी टीम चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसी सलाहियतें चाहिए। सो एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अवेयरनेस है। ओडी क्लाइमेट सर्वेस करता है, लोगों की बातें सुनता है। ओडी इनिशिएटिव के अंदर लोगों को टास्क दिए जाते हैं कि वो एक दूसरे को सिखाने के चैंपियंस बन सके, इंटरनल मेंटोर्स बन सके। सो कहने का मतलब ये कि अब हमें जब ब्रीफ आती है इस तरह की टीम की, तो हमें चैलेंज आइडेंटिफाइड होता है, एक नीड एनालिसिस हुआ होता है। कुछ जगहों पे नहीं होता तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि नीड एनालिसिस। आपने मुझे एक टीम दी जो परफॉर्म नहीं कर रही, आपने अपना ब्रीफ दे दिया, अब मैं जाऊंगा एज अ कंसल्टेंट उस टीम को देखने के लिए, राइट? अब मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं इसमें। कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस वाले टूल्स बताता हूँ पहले, जो कि बड़े मजेदार लगेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपके दफ्तर में आऊँ और आपकी टेबलों पे मिट्टी पड़ी हुई है, आपकी टीम एक बहुत बड़ी मशीन पे काम करती है और मशीन की हालत ज़ार है जो इन्वेंट्री है वो बिखरी हुई है। सही बात। अगर आप इसको कोई असेसमेंट नहीं मानते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ओनरशिप दिखा रही है कि इस टीम का कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों के साथ, ये धंधा करते हैं, राइट? अब इस तरह के आप कितने क्यूज उठा सकते हैं? एक तो इस पे बहुत कंसल्टेंट की एक्सपीरियंस इन्हीं चीज़ों पे उसको शार्पन अप कर देता है। वो लोगों की बातें सुन के उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेता है कि क्या चीज़ ड्राइव कर रही है इस टीम को, इस लीडर की गुफ्तगू से मुझे क्या मिल रहा है। फिर आप टूल्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप डिपस्टिक करेंगे, आपके सामने 100 लोग हैं टीम के अंदर, आप उन 20 को ले आए कमरे के अंदर, आप उनसे सवालात पूछें, उनका क्या ख्याल है इस सिचुएशन के बारे में। हो सकता है वो आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताएं जो कि हेड ऑफिस नहीं रियलाइज कर रहा, हो सकता है वो मार्केट के बारे में कोई ऐसा चैलेंज बताए सेल्स टीम जिस पे काम नहीं कर रही हो प्रोडक्ट टीम। सो एक तो ये तमाम चीज़ें जो भी आप सुनेंगे वो वर्थ प्रोसेसिंग है, राइट? आपने फोकस ग्रुप किया, आप चाहें आप इंटरव्यू कर सकते हैं कुछ लोगों से जो खास नज़र रखते हैं, उन्होंने ये काम किया हुआ है, इदारों को अच्छे हालात में देखा है, वो आपको रेफरेंस पॉइंट देते हैं। फिर आप उस इदारे के ये पॉइंट्स देके मे बी उसके नंबर्स देखते हैं, क्या ट्रेंड रहा है, सेल्स में क्या कमी आई है, सेल्स के अंदर ब्रोकन KPIs के अंदर जाएं कि किन चीज़ों में चैलेंज है। मिसाल के तौर पे अगर एक रिटेल स्टोर होता है तो उसकी नंबर्स को आप ब्रेक कर सकते हैं कि अच्छा उसकी इनवॉइस पे एक एक प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी बंदा आ रहा है जो लेके जा रहा है, बस वो लेके जा रहा है,
2 प्रोडक्ट करेंगे तो सेल्स बढ़ सकती है। इस तमाम चीज़ों को लेके आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं इंडस्ट्री में उसी तरह के और प्लेयर्स के साथ कि वो क्या करते हैं, अब आप सोल्यूशन देंगे। दैट इज द नीड एनालिसिस साइकिल आई वुड से। इसके टूल्स बहुत सारे तो सॉरी कट करो, नीड एनालिसिस, इसमें आप वर्डिक्ट देते हो कि आप उनको भी गो टू स्ट्रैटेजीज देते हो कि यार ऐसा करो तो शायद ये हो जाए, या ये कर लो या ये कर लो? देखिए, नीड एनालिसिस आपको एक KSA निकाल के देगा। हाँ, कैसे निकाल के? नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड क्या हैं और क्या होने चाहिए, उनका गैप मिल जाएगा। इदारे में ओवरऑल भी गैप्स होते हैं और कुछ लोगों में कुछ गैप्स भी होते हैं, राइट? सो नीड एनालिसिस इसको सामने ले आता है। जब ये नीड एनालिसिस आपके सामने आ गया तो अब आपने इस नॉलेज को बढ़ाना है, इस स्किल को बढ़ाना है और इस रवैये को बढ़ाना है। जब ये 3 चीज़ें बढ़ती हैं, लेट्स से कौन बंदा है जो टीम में अच्छा काम करता है, ये टीम टूट रही है ना, हो सकता है इस टीम के रवैये में चैलेंज है। ये टीम टूट रही है, हो सकता है इसमें एक बंदा मसला हो। ये टीम टूट रही है, हो सकता है ये लोग कभी जाने ही नहीं एक दूसरे के बारे में, सिर्फ रोल्स में फंसे हुए हैं, इसीलिए एक दूसरे को ब्रेक नहीं देते। अब इसमें से क्या है, ये ना हिशाम जानते ना उमेर जानते हैं। आप टॉप कंसल्टेंट हैं, आप नहीं कह सकते कि आप जानते हैं। आपने जाके ढूंढना है, और जब ढूंढ रहे हैं तो खाली कागज लेने वाले बने। जो भी टूल बनाए खाली कागज, जो मिल रहा है लेकर आए। मैं इसमें पहले सिर्फ बातें लेकर आता था, अब मैं माहौल भी लेकर आता हूँ। अब मैं वो बातें भी लेकर आता हूँ कि ये लोग हंसते कहाँ पे हैं, ये लोग किन बातों पे अपने हाथ बंद कर लेते हैं, ये लोग किन बातों से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर उसको लाके आप प्रोसेस करते हैं। फिर हम इदारे को एक रिपोर्ट भेजेंगे। वो रिपोर्ट में क्या होगा कि व्हेन वी स्टार्टेड योर ऑर्गेनाइजेशन, सो उसमें हमने क्या गैप्स देखे। उसमें सिर्फ गैप्स नहीं होते शामिल, उसमें स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। और अगर ये साइड आपने नहीं ली साथ तो इंसान आपसे दूर भाग जाएगा। अगर आपने लोगों के साथ काम करना है, लोगों को बढ़ाना है, इदारों को डेवलप करना है, टीमों को चलाना है, तो आपने वो बातें भी तो पिक करनी है जो वो अच्छी कर रहे हैं। अगर हमारी टीम में 5 प्लेयर्स हैं, उसमें से एक अच्छी बात कर रहा है और 4 नहीं कर रहे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर का करिकुलम ला के उनको ये सिखाऊं कि ये करना चाहिए। मैं कहूँगा यार ये कर रहा है हमारी टीम में, लेट्स एक्नॉलेज हिम एंड लेट्स टेक इट अराउंड। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन नीड्स के ऊपर आप इंटरवेंशंस प्लान करते हैं। एक इंटरवेंशन ट्रेनिंग है, एक इंटरवेंशन है सिर्फ ट्रेनिंग, एक इंटरवेंशन मेंटरिंग है। ट्रेनिंग का पार्ट मेंटरिंग भी इंक्लूडेड है। ट्रेनिंग एक इंटरवेंशन लोगों को बढ़ाने का तरीका है, मेंटरिंग एक और तरीका है, कोचिंग एक और तरीका है, राइट? ये अम्ब्रेला क्या है उमेर, अगर मैं जानूं? कंसल्टेंसी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ओके, ओडी। या सो बड़ी बड़ी जो अम्ब्रेला है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जो कि डिपार्टमेंट है, उसका काम ही है कि वो ये देखे कि क्या इदारा वैसा है जैसा बिजनेस है, जैसे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कस्टमर्स हो रहे हैं, क्या इदारा उस लिहाज से डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो इदारा पीछे रह जाएगा, अपना कंपेरेटिव एडवांटेज लूज कर देगा। सो ये ओडी बड़ी डोमेन है। इसके अंदर काफ़ी एलिमेंट शामिल हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वेज शामिल हैं, लोगों की इंगेजमेंट शामिल है, गुड डेज, सेलिब्रेशन, इदारा अपने वैल्यूज बनाता है। उसके अंदर एक हिस्सा है L&D, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, राइट? लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे मुमकिन होगी? हिशाम मेरे साथ इदारे में काम करते हैं, राइट? हिशाम और उमेर दोनों की L&D होनी चाहिए, राइट? किसी ना किसी फॉर्म में तो हम ग्रो करें। नीड एनालिसिस ने बता दिया हिशाम में ये कमी है, उमेर में ये कमी है, कैसे हल करेंगे? हिशाम को ट्रेनिंग पे भेजेंगे, ठीक हो सकता है हिशाम ट्रेनिंग से सही ना हो, ये मसला 1-on-1 हो, कहीं पे कोचिंग चाहिए, कहीं पे मसला नहीं है, हिशाम को सिर्फ एक्सपीरियंसेस चाहिए, कोई इदारे का बाबा है, हिशाम से बात करें, ठीक समझ आ जाएगी, मेंटरिंग हो गया। फिर आप कहीं कहते हैं नहीं ऑन द जॉब ये काम कराएं, सीख जाएंगे, बहुत सारी चीजें हम ऑन द जॉब सिखा देते हैं, राइट? वर्क कल्चर ऐसे बना के आप कहते हैं यार ये सब नहीं है, हिशाम का मसला तो साइकोलॉजिकल लगता है, काउंसलर लेकर आओ। सो काउंसलिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ये तमाम तरीके हैं लर्निंग बढ़ाने के। और इदारा जो है ये तमाम टूल्स मिक्स में इस्तेमाल करता है। इसकी एक और वजह भी है कि लोग सीखते भी अलग अलग अंदाज में, राइट? हर कोई ट्रेनर से नहीं सीखता, हर मसला ग्रुप में डिस्कस नहीं हो सकता। सो व्हेन यू विल हैव द नीड एनालिसिस, यू कैन ऑल्सो देन थिंक कि आप क्या क्या रेलिवेंट इंटरवेंशंस कर सकते हैं अपने इदारे के लिए। आखिरी सवाल, इसका मतलब कि आप ऑलमोस्ट लाइफ कोच भी बन चुके हैं ट्रेनिंग दे दे के, क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रंट पे है या ह्यूमन
रिसोर्स के फ्रंट पे है, तो इट रिक्वायर्स फिक्सिंग एंड दैट्स वेयर यू कम इनटू द इक्वेशन। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं और हम यू आइडेंटिफाई कि की पिवटल रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली अ बॉटलनेक, अब इसको ठीक करो तो बाकी मसाइल ठीक हो जाएंगे, अब आप इसको निकाल भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर वो भाई साहब खुद ही हैं सीईओ, द ओनर ऑफ द कंपनी, टर्न्स आउट के बहुत सारी जगहों पे बॉटलनेक ऊपर से ही लगता है, नीचे तो खुला है बोतल है जी, तो उसको क्या आप एडवाइसेस देते हैं कि वो अपना बिहेवियर चेंज कैसे लेके आए, वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल कैसे करे, और वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बेहतर करे? मिसाल के तौर पर अगर वो रूड है, नीचे वालों ने तो अपराइट ही रहना ना। ट्रू, बहुत ही अहम सवाल है, और ये तभी हम कहते हैं कि टॉप डाउन होना चाहिए। हम किसी इदारे के साथ काम नहीं करते जिसमें लीडरशिप साथ ना हो, फायदा ही नहीं। आप जितना भी सिखा के आ जाएं, उन्होंने रिपोर्ट तो अपने लीडर्स को करना है। अगर लीडर्स उन्हें जलील कर देंगे उस बात पे जो ट्रेनर उन्हें सिखा के गया है, तो वो ट्रेनर की बात सुनेंगे या बल्कि वो ट्रेनर को गालियां देंगे, हमारा टाइम जाया किया है उन्होंने, राइट? डर के मारे। क्योंकि लोगों के लिए स्टेक्स अपनी जॉब से जुड़े हुए हैं। क्यों लीडर्स ऐसे होते हैं, मैं पहले इस पे बात करना चाहूंगा। इट इज वेरी लोनली एट द टॉप। वाओ, इन लोगों के साथ सब लोग झूठ बोलते हैं, मस्के लगाते हैं, सर आपने ये, सर आपने वो। सर को कहां से पता चलेगा कि सर में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मजेदार बात है कि नीचे वाले आपस में सारी बातें कर लेते हैं, सर ने ये कर दिया, सर ने वो, सर के सामने जाके सर तुसी हो। तो कैसे करेंगे आप? हाँ, इसको कैसे चैलेंज है, राइट? या। फीडबैक नहीं मिलता, अगर किसी को भी और वो सुनने को राजी भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको मुसलसल फीडबैक मिलता है। सोशल मीडिया वाले लोग बड़े अडेप्टेबल चलते हैं, क्यों? मुसलसल फीडबैक सुन रहे हैं, लीडर को नहीं मिल रहा फीडबैक। सो लीडर्स को फीडबैक देना उनके वजीरों की, उनके सेकंड लाइन की जिम्मेदारी है, और ये जिन इदारों में नहीं होता तो हम क्या करते हैं? मिसाल के तौर पे अगर मेरे सामने एक लीडर है जिसका चैलेंज है, तो मैं उससे ये सवाल पूछूंगा कि सर आपको क्या लगता है, आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से टीम ऐसे करती है? सो आई डोंट थिंक कि लोग कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं, लोग ओपन अप करते हैं, लेकिन एक सीईओ का भरम होता है, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ काम करने का एक अंदाज होता है। अक्सर इदारे शाम लीडरशिप रिट्रीट कराते हैं, अक्सर क्यों कराते हैं? वो अपने 10 लोगों को लेके जाते हैं, उस पर 40-50 लाख रुपए खर्चते हैं, उनके 3-4 दिन निकलवाते हैं अपने कामों से, अपनी जिंदगियों से, और उनको छोड़ते हैं एक फैसिलिटेटर के साथ। और उस फैसिलिटेटर को, मेरे जैसा हो कोई भी हो, उसको बहुत मर्तबा ये भी बोलते हैं कि यार आप ज्यादा करवाइएगा नहीं, आप ज्यादा बताइएगा नहीं इनको, बस इनसे प्रोसेसेस कराएं, क्योंकि जाहिर है तजुर्बा लगते हैं लोग, उनकी इंसाइट होती है, और वो ऐसा नहीं है कि वो आईना देख नहीं पाते, लेकिन शायद माहौल नहीं मिलता, और ऐसी रिट्रीट वो माहौल जरूर बना देती है। हमारी इंडस्ट्री में एक ट्रेनर है, वो बड़े बड़े सीईओज लीडर्स को लेके जाते हैं, उन सबके फोन ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, और वो पहले दिन में क्रैक कर जाते हैं। आप सोचें, बेचैन बचपना निकल आता है उस लीडर, मेरा फोन। सही बात। फिर वो कहते हैं क्या हो रहा है आपके साथ, सोचें। सो कहने का मतलब ये कि बिल्कुल लीडरशिप बॉटलनेक क्रिएट करती है इदारों के अंदर, और इसीलिए लीडरशिप आज़ाद नहीं है एलएनडी से। कोई भी चेंज एफर्ट उस लीडरशिप के बाइन के बगैर नहीं होता, और हर लीडरशिप कोशिश करती है कि वो अपनी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको एक अलग से लेके जाए, किसी ना किसी इंटरवेंशन से गुजारे, ताकि उनके दिमाग और उनके चैलेंजेस पूरे इदारे के चैलेंजेस ना बन जाए। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेंगे ऐसे इदारे के साथ जिसमें लीडर का बाइन ना हो। We will tell that leader that it's because of your policies, it's because of your behavior that we think this change effort will fail. मुल्ला सिंह, माशाल्लाह आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इस कॉन्वर्सेशन में, और एवरी टाइम आई सी यू, यू आर अमेजिंग एंड यू डू नॉट सीज टू इम्प्रेस मी विद योर विजडम, विद योर नॉलेज, एंड it's an absolute honor to be with you in one room and seek your knowledge. अगर कोई आपकी ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है, चाहे इंडिविजुअल चाहे कॉर्पोरेट, मैं चाहूँगा कि आप खुद पैगाम दें, अपने बारे में बताएं, आपको रीच आउट कैसे किया जाए। वैसे तो आप जब वीडियो निकलेगी उससे पहले ही अगर आप देखें अपना फ़ोन, तो मैंने जो तस्वीर लगाई है, एक जगह पे आपके पेज को टैग किया और एक जगह पे आपके प्रोफाइल को टैग किया। सो आई वांटेड टू हैव ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम डिफरेंट फैसेट्स टू मल्टीपल एवेन्यूज। नहीं, थैंक यू वाली बात नहीं है, इट इज अ प्लेयर, आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी।
सर कैसे लोग आपसे बात करें? एक तो मेरा डिजिटल फ्रंट बहुत एक्टिव है, फेसबुक पेज मेरा बहुत ज़्यादा, मैं उस पर कंटेंट शेयर मुसलसल करता रहता हूँ, और वो बहुत सारे मेरे जो ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं वो कहते हैं कि वो उनका ताल्लुक बना रहता है, कि वो एनर्जी जाती नहीं है, वो ख्यालात आते रहते हैं, और मैं भी उसको पुश करता रहता हूँ। तो एक तो मेरे सोशल्स को प्लीज़ ज्वाइन करें इफ़ यू वांट टू। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा इदारा है टॉर्क कॉर्प, जो कि 11 साल पुराना इदारा है और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ही कराता है, यानी बिजनेसेस के साथ काम करता है। फिर मेरा एक और इदारा है कम्युनिटी, जो कि सोशल वर्क करता है। अगर आप सोशल सेक्टर के अंदर हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं, कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, तो उसमें बेशुमार आपको पता है LND का एफर्ट होता है, थीमेटिक भी बहुत होता है, यू नो, फ्रॉम जेंडर टू ह्यूमर, ये तमाम मौजूद सिखाने वाले। सो उस पर हमारी एक अलग टीम काम करती है, दैट्स कम्युनिटी। प्लीज़ रीच आउट, वी कैन हेल्प यू इन डिज़ाइनिंग योर कम्युनिटी इंटरवेंशंस। और अगर आप डायरेक्टली एज एन इंडिविजुअल मेरे किसी प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो इंतज़ार करें, कोई ना कोई ज़रूर ना। और जो मैं करता हूँ वो मेरे कैलेंडर्स अनाउंस हो रहे होते हैं मेरी वेबसाइट और मेरे पेजेस पे। सो फिलवक्त हमने रोके हुए थे फिजिकल इवेंट्स, लेकिन अब वो किक बैक करें। सो इंशाल्लाह लॉट ऑफ इवेंट्स कमिंग इन नवंबर, एंड फॉर दैट माई पेज विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, एज ऑलवेज प्लेयर हैविंग। थैंक यू, प्लेजर बीइंग ऑन योर शो।